हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ जीएस सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर की जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज नॉन एज फंक्शन। फंक्शन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। ओके, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में जितने भी आगे चैप्टर्स आने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स में फंक्शन का बहुत ही ज्यादा यूज है। ठीक है, तो इस चैप्टर पे बहुत ही ज्यादा आपको फोकस रखना है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस टाइप के एक्सप्रेशन को हम फंक्शन बोलेंगे और किस टाइप के एक्सप्रेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझे कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या समझने कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन को आप एज अ मशीन ट्रीट कीजिए। ठीक है, कि लेट सपोज कि कोई मशीन है और उसे समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर जूसर का। जूसर भी एक मशीन है, जूस सभी ने पिया है, पीते हैं। ठीक है, और कई लोग घर पे बनाते भी है। तो जूसर का मेन टास्क क्या है स्टूडेंट्स? जूस निकालना। इसका मतलब क्या है, ये तो आपको पता है कि अगर आपसे कोई बोल दे कि फ्रूट का जूस बनाने के लिए किस मशीन का यूज होता है तो आप फटाक से बोल देंगे जूसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जूस निकालने के लिए जूसर ही डिजाइंड है। जूस निकालने के लिए जूसर ही डिजाइंड है। इसका मतलब जो जूसर है ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन हुआ है। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। सेकेंड वन अपन बात करें तो जूसर किसका जूस निकालेगा? फ्रूट्स का। दैट मीन्स जूसर के लिए जो इनपुट होंगे दीज आर फ्रूट्स। और जूसर का आउटपुट क्या होगा बताओ जल्दी से? जूस। ओके, जूसर में अगर मैं कोई फ्रूट डालूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? जूस मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर मैंगो डाल दूं तो मुझे मैंगो जूस मिलेगा। पाइनएप्पल डालें तो पाइनएप्पल जूस मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पाइनएप्पल डाल दो मैंगो जूस मिल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल। मैंगो डाल दें ऑरेंज जूस मिल जाएगा, प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जूसर में मैं कोई पार्टिकुलर इनपुट डालूंगा, उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही मुझे कुछ आउटपुट मिलने वाला है। अगर मैं यहां पर मैंगो डालूंगा तो मुझे मैंगो जूस ही मिलेगा, पाइनएप्पल डालूंगा तो पाइनएप्पल जूस ही मिलेगा। दैट मीन्स एक यूनिक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट निकल के आने वाला है। दैट इज द फंक्शन। फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन है। इस चीज को आप अपने माइंड में रखना। अभी अपन मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज क्या निकल के आई कि अगर एक यूनिक इनपुट में इस जूसर में डाल दूं तो उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट मुझे मिलने वाला है। एक टाइप के फ्रूट का एक टाइप का ही जूस बनेगा। ऐसा हो सकता है कि मैं मिक्स जूस पीना चाहूं तो मैं दो फ्रूट्स को मिक्स करके एक जूस बना दूंगा। दैट मीन्स दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, इट इज पॉसिबल। लेकिन एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऊपर तो डाल दो मैंगो जूस, मैंगो डाल दो और नीचे आप पाइनएप्पल का जूस निकालना चाहोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स यहां पर एज अ इनपुट यूज हो रहे हैं और जूस एज अ आउटपुट मुझे मिल रहा है। और जूसर यहां पर वर्क कर रहा है एज अ मशीन। ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पर इस जूसर को मैं एक किसी मशीन एफ से रिप्रेजेंट कर दो। ओके, फ्रूट्स को किसी वेरिएबल एक्स से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं और जूस को किसी वेरिएबल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक चीज आप मुझे बताइए कि जूस जो था वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि आप कौन सा फ्रूट जूसर में इनपुट दे रहे हैं। अगर आप जूसर में पाइनएप्पल देंगे तो मुझे यहां पर जूस पाइनएप्पल का ही मिलेगा। दैट मीन्स जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? इनपुट पे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो y एज अ आउटपुट निकल के आ रहा है। x क्या है? इनपुट। तो y डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। x अगर f में जाएगा तो जो रिजल्ट मिलेगा that is the value of y. So we can say that y is function of x because y depends on x. y x पे डिपेंड कर रहा है। x क्या है? इनपुट। y क्या है? आउटपुट। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है स्टूडेंट्स कि अगर आप एक फ्रूट डाल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फ्रूट के लिए एक पर्टिकुलर जूस मिलेगा। एक फ्रूट से दो अलग अलग जूस नहीं मिलेंगे।
दैट मीन्स एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट निकल के आने वाला है, एक इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट नहीं होंगे, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड की बात करें अपन तो दो अलग अलग फ्रूट को मिक्स करके मैं एक मिक्स जूस बना सकता हूं, दैट मीन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स कैन गिव अस यूनिक आउटपुट। दो अलग अलग इनपुट्स मिलकर एक सेम आउटपुट दे सकते हैं, दैट इज द फंक्शन। लेकिन एक सिंगल इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट नहीं निकलेंगे, वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, देखिए तो चलिए अब अपन फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको दो नॉन एम्प्टी सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो लेट सपोज लेट देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B। हमने यहां पर दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए A और B। नाउ देन फंक्शन फ्रॉम A to B कैन बी डिफाइंड एज F फ्रॉम A to B। अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है A और B, तो सेट A से सेट B में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, F डिफाइंड फ्रॉम A to B। कोई फंक्शन F है जो सेट A से सेट B में डिफाइंड है। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा मैपिंग जो होगी वो फंक्शन होगी और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर अपन बेसिकली अभी बात कर रहे हैं कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि A क्या है और B क्या है। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था जूसर का, तो जूसर के लिए इनपुट क्या था, फ्रूट, और आउटपुट क्या मिल रहा था, जूस। इसका मतलब क्या था, जो फंक्शन की पूरी प्रोसेसिंग थी उस पूरी प्रोसेसिंग में हमारी डायरेक्शन किस साइड थी, फ्रूट से जूस की तरफ। इसका मतलब क्या है कि पहले फ्रूट आया, फ्रूट एज ए इनपुट गया, देन हमें जूस मिला। तो जो फंक्शन था, जो जूसर था, वो फ्रूट से जूस में डिफाइन था, फ्रूट से जूस में। तो फ्रूट इनपुट एंड जूस आउटपुट, यही चीज यहां पर भी है। एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, तो ए यहां पर क्या किसका काम कर रहा होगा, फ्रूट का, फ्रूट का काम कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इनपुट। और बी किसका काम कर रहा होगा, जूस का। ओके, सो यहां पर हम इसे आउटपुट नहीं बोलकर, चलिए थोड़ी देर के लिए इसे आउटपुट बोल देते हैं, आउटपुट। ठीक है ना, जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो बी में से निकल के आएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जो ए है, ए को हम बोलेंगे यहां पर डोमेन, एंड बी को हम बोलेंगे कोडोमेन। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, इसकी अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि अगर दो सेट है ए और बी, तो सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, एफ फ्रॉम ए टू बी। ए इज इनपुट फ्रूट और बी क्या था, जूस, दैट मीन्स आउटपुट। तो जितने भी आउटपुट निकल के आएंगे वो सेट बी में से आएंगे, और जितने भी इनपुट होंगे वो सेट ए में से होंगे। ओके, तो ए को हम बोलते हैं डोमेन और बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि जो ए से बी में जितने भी मैपिंग्स आ रही है, क्या वो सारी की सारी फंक्शन है, या कुछ फंक्शन हो भी सकती है और कुछ फंक्शन नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द डेफिनेशंस कि कौन सी मैपिंग फंक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। लिखिए इसे। तो फर्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, देखो, एफ ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। कोई मैपिंग है ए से बी में डिफाइंड है, तो वो फंक्शन कब होगा उसकी अपन बात करते हैं।
तो फंक्शन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में कुछ एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। अब देखो यहां पर मैंने बोला है सेट ए के सारे और बी के अंदर बोला कुछ, इसका मतलब क्या है कि सेट ए के तो सारे के सारे एलिमेंट रिलेट हो सकते हैं, लेकिन बी के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट रिलेटेड हो। ओके, क्या है देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन सेट बी। दैट मीन्स नो एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी अनरिलेटेड। जैसा कि अभी मैंने बोला, सेट ए के अंदर एक सिंगल एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो अनरिलेटेड हो। सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए। वाइल सम एलिमेंट्स इन सेट बी में बी अनरिलेटेड, लेकिन सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स अनरिलेटेड हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए सेट बी से। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर अ मैपिंग सेट टू बी फंक्शन। कोई मैपिंग अगर फंक्शन होगी तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट हो सेट बी से, और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट अनरिलेटेड हो सकते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। कहने का मतलब क्या है, A, B and it is a mapping F. Let's suppose these are the elements of set B and these are the elements of set A. अब हमसे क्या बोला है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोली है, सेट A के सारे एलिमेंट रिलेट होंगे सेट B से। और अभी हमने जूसर वाले एग्जांपल में क्या देखा था, एक फ्रूट का एक ही जूस निकलेगा। दैट मीन्स एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट निकल के आने वाला है। ओके, दैट विल बी द नेक्स्ट डेफिनेशन। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो सेट ए के तो सारे एलिमेंट रिलेटेड है, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट अनरिलेटेड है। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। लेकिन अगर यहां पर मैं बात करूं, अगर सेट ए से सेट बी में कोई मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड है, तो क्या ये फंक्शन होगी? क्या ये फंक्शन होगी? नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? बिकॉज सेट ए के अंदर एक एलिमेंट अनरिलेटेड है। देयर इज एन एलिमेंट इन सेट ए विच इज अनरिलेटेड, सो इट इज नॉट अ फंक्शन बट इट इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं सेट बी से। ओके, देखिए चलिए सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या बोल रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। यूनिक एलिमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट होगा। जैसा कि मैंने जूसर के एग्जांपल में बताया था, एक टाइप के फ्रूट का एक ही टाइप का जूस निकलेगा, एक टाइप के फ्रूट से दो अलग अलग जूस नहीं निकलेंगे। ये वही डेफिनेशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। वाइल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन सेट ए। मिक्स जूस, याद करो, मिक्स जूस क्या बोलता था, दो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स को अगर मैं मिक्स कर दूंगा एक जूस बनेगा। दैट मीन्स दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट तो आ सकता है। दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आने का मतलब क्या है, सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, दैट इज अ फंक्शन। बट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये वही डेफिनेशन है। मैपिंग के थ्रू अपन अगर बात करें सेट ए टू सेट बी, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। Every element in set A must be related to a unique element in set B. अब देखो यहां पर ये जो एलिमेंट है ये एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट है, सेकंड एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट है, थर्ड एलिमेंट भी एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट है, और फोर्थ एलिमेंट भी एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट है। ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड है, बी का एक एलिमेंट अनरिलेटेड है, कोई बात नहीं चलेगा। बी का एक एलिमेंट सेट ए में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है, ये भी चलेगा, बोला है। डेफिनेशन क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट हो, पहली चीज।
सेकेंड वन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, दैट विल बी अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट। सो इट इज अ फंक्शन। यहां पर अगर अपन बात करें, क्या है फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? बिकॉज यहां पर सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में कुछ एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए। सेट बी में कुछ एलिमेंट अनरिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, व्हाइल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन सेट ए। मिक्स जूस वाला एग्जांपल आप याद करो। मिक्स जूस वाला एग्जांपल क्या बोलता था? दो डिफरेंट काइंड्स के फ्रूट्स को आप मिक्स करके एक जूस बना सकते हैं, लेकिन एक फ्रूट से आप दो अलग अलग जूस नहीं बना सकते। इट इज नॉट अ फंक्शन। ये वही डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। देखिए, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग्स आर फंक्शन और नॉट। तो फर्स्ट वन अपन बात करें कि कोई फंक्शन है, ये कोई मैपिंग है जो आर से आर में डिफाइंड है। आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, और क्या बोल रहा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन होगा? तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सम एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए सेट बी में, पहली चीज। सेकेंड वन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। दैट मीन्स एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं -2 अगर मैं इसमें रखता हूं तो -2 स्क्वायर क्या बनेगा? 4। 2 स्क्वायर क्या बनेगा? 4। तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। सेकंड डेफिनेशन याद करो, सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए में एक से ज्यादा से रिलेट हो सकता है, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 0 का स्क्वायर 0। अच्छा, तो जो आर आ रहा है, जो सेकंड सेट है, वो क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स है। तो अगर मैं इन रियल नंबर्स का स्क्वायर कर दूंगा तो जितने भी रियल नंबर्स आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, और ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट है सेट बी से, और एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट आ रहा है। दैट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन होगा। सेकंड मैपिंग की बात करते हैं। एक जनरल मैपिंग में ले लेता हूं यहां पे। क्या है फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? बिकॉज यहां पर एक एलिमेंट सेट ए का अनरिलेटेड है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड। कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए ए के अंदर। इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड मैपिंग की बात करते हैं। क्या फंक्शन है? एग्जैक्टली, इट इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है। क्यों? सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं सेट बी से, लेकिन सेट बी में कोई एलिमेंट अनरिलेटेड हो भी तो चलेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, वाइल सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए
कि कौन सी मैपिंग ए से बी में फंक्शन होगी और कौन सी नहीं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जूसर वाला एग्जांपल याद करो, फ्रूट डाल रहे थे, जूस मिल रहा था, जितने भी फ्रूट थे उन सभी का जूस तो पॉसिबल है, ठीक है। दैट मीन्स अब यहां पर अगर अपन बात करें तो एक फ्रूट का एक ही जूस, एक ही टाइप का जूस निकल रहा था, तो कोई मैपिंग ए से बी में फंक्शन कब होगी? जब सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो सेट बी से। सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हाट? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यहां पर इमेज का मतलब आउटपुट से है स्टूडेंट्स, ओके। अभी हम यहां पर इमेज और प्री इमेज की भी बात करेंगे, तो इमेज का मतलब आउटपुट से है, ठीक है। तो हर एक सेट ए का हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, दैट इज अ फंक्शन। वाइल सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट हो सकता है, चलेगा, लेकिन सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी में एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन एंड इट इज अ फंक्शन, ओके। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। इसके पहले हमने मैथमेटिकल डेफिनेशंस कुछ पढ़ी हैं, तो उनका एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई फंक्शन है एफ ए से बी में कोई मैपिंग है तो फंक्शन कब होगी? तो फर्स्ट थिंग क्या बोल रही थी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और सेकंड डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, while element of set B may be related to more than one elements in set A। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हमने देखी थी जूसर का एग्जांपल लेके। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन क्या बोलती है? इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ एन एक्सप्रेशन ओनली एट सिंगल पॉइंट देन इट विल बी अ फंक्शन, अदरवाइज नॉट। ये कैसे होगा? ये भी अपन फंक्शन लेके और उसका ग्राफ बना के देखेंगे कि कौन से फंक्शन का ग्राफ जो निकल के आएगा वो फंक्शन होगा और कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के ग्राफ को लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मींस वर्टिकल लाइन एक सिंगल पॉइंट पे कट करे, देन द एक्सप्रेशन इज सेड टू बी फंक्शन, अदरवाइज नॉट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पर लिखी हुई है, ग्राफ मस्ट बी इन डोमेन। डोमेन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, ठीक है। डोमेन अगर मैं चेंज कर दूं तो कोई एक्सप्रेशन फंक्शन हो भी सकता है, और कोई अगर मैं उसका डोमेन चेंज कर दूंगा तो फंक्शन हो सकता है कि वो फंक्शन नहीं भी बने, ठीक है। तो डोमेन के अकॉर्डिंग ही कोई एक्सप्रेशन फंक्शन होगा और नहीं, ठीक है। चलिए लेट टेक एन एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं बनाता हूं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब क्या करें? लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन अगर मैं बना रहा हूं तो ये जो वर्टिकल लाइन है दैट मीन्स लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी, दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन। कैसे होगा? बेसिक डेफिनेशन पर चलेंगे अभी। इसकी बात करें, वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करिए, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इनको मैं पॉइंट्स नोट कर देता हूं, x1 x2, दीज आर y1 एंड y2, ये हो गया y3 एंड y4। x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, x3 के लिए y3 एंड सो, ठीक है। चलो मैपिंग के थ्रू इसको अपन समझते हैं। तो लेट सपोज ये तो वैल्यूज ऑफ x हो गई और ये वैल्यूज ऑफ y हो गई। ये मैपिंग है सेट A से सेट B में। तो x1, x2, x3, इनिशियली मैं 3 वैल्यूज की बात करता हूं। तो x1 के लिए इस ग्राफ पर पॉइंट कौन सा आ रहा है? y1, दैट मीन्स x1 इज रिलेटेड टू y1। x2 के लिए इस ग्राफ पे पॉइंट कौन सा आ रहा है? y2, देन x2 इज रिलेटेड टू y2 एंड सिमिलरली x3 इज रिलेटेड टू y3। ऐसा हो रहा है। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो सेट A का एक एलिमेंट सेट B में एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है,
और सेट ए का मतलब एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है और आउटपुट यूनिक है। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज फंक्शन। ये एक फंक्शन है। यहां पर आते हैं, इसके लिए मैपिंग बनाते हैं। तो x1 के लिए y1 और y2 दो वैल्यूज आ रही है। दैट मीन्स x1 इज रिलेटेड टू y1 एंड y2। फंक्शन की डेफिनेशन तो यहीं पर गलत हो गई। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, यस इट इज अ रिलेशन। हम इसे रिलेशन बोल सकते हैं। रिलेशन क्या है वो अभी हम इतना उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वी हैव टू फोकस ऑन फंक्शन ओनली। तो इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा एंड इट इज अ फंक्शन। ओके, तो ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन क्या बोल रही है? इफ अ लाइन पैरेलल टू y axis cuts the graph of an expression only at a single point, then the function expression is said to be function, otherwise not. Okay, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। देखो स्टूडेंट्स, डोमेन क्या था उसके लिए आप याद करो जूसर वाला एग्जांपल। जूसर वाला एग्जांपल क्या था कि जूसर में हम इनपुट क्या दे रहे थे? फ्रूट्स, और आउटपुट में क्या मिल रहा था? जूस। तो हमने फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया था? हमने फंक्शन को डिफाइन किया था ए टू बी, ठीक है। और जो जूसर था, तो जूसर था वो फ्रूट से जूस में डिफाइन था। ए से बी, फ्रूट से जूस। यहां पर ए क्या था? डोमेन, और बी क्या था? कोडोमेन। दैट मीन्स यहां पर जो फ्रूट होगा, फ्रूट इज सेड टू बी डोमेन। हमेशा बोल सकते हैं फ्रूट इज डोमेन फॉर जूसर। और फ्रूट एक्चुअली में क्या था? इनपुट्स। सो वी कैन से दैट डोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स इन अ फंक्शन इज सेड टू बी डोमेन। और अच्छे से अगर हम बात करें तो देखो जूसर के लिए क्या, जूसर किसके लिए डिफाइन था? फ्रूट्स के लिए। जूसर में एक डिफाइंड इनपुट था और डिफाइंड इनपुट क्या था? फ्रूट्स। ओके, सो वी कैन से दैट डोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इनपुट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अगर हम डोमेन की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, बिकॉज यहां पर एक्स ही एज ए इनपुट जा रहा था और वाई एज ए आउटपुट मिल रहा है। तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज सेड टू बी डोमेन। ओके, लिखते हैं set of all inputs. That means set of all values of x for which y equal to f of x is real. It is a domain. Set of all values of x is domain and set of all values of y is range. We'll discuss later. रेंज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डोमेन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए चलिए, तो जैसा कि अभी हमने देखा है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन गिव्स रियल वैल्यू। फंक्शन रियल हो दैट मीन्स फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली आपको किसी भी फंक्शन का अगर डोमेन निकालना है तो फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए आपको उस फंक्शन को डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फंक्शन डिफाइन करना आ गया, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशंस अगर आपको पता है और आपको ये पता है कि उस फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, देन यू कैन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इजीली। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनका डोमेन पहले से डिफाइंड है और किस टाइप के फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, तो उनकी अपन बात करते हैं। ओके, फंक्शंस एंड their domain. So फर्स्ट वन हम बात करते हैं पॉलीनोमियल फंक्शन।
पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट. It is a polynomial and it is defined for R. Polynomial is defined for all real values of x. That means इसका डोमेन R होता है, आंख बंद करके R होता है. सेकेंड में अपन बात करें रैशनल फंक्शंस p of x अपॉन q of x. p of x भी पोलिनोमियल है एंड q of x भी पोलिनोमियल है, लेकिन इसका डोमेन R नहीं होगा. क्यों? बिकॉज इट इज रैशनल, और रैशनल के केस में डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो. सो यहां पर हम क्या करेंगे? आर एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. आर में से मैं एक्स की वो वैल्यूज हटा दूं जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो बन रहा होगा. बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो बना देन द फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड. ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. और डोमेन की डेफिनेशन क्या बोलती है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड. तो हमें डिफाइन करना है. ओके, सो क्यू ऑफ एक्स कैन नेवर बी जीरो. डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है. थर्ड वन हम बात करते हैं रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स. स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट की अगर हम कभी भी बात करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा? जब फंक्शन इनसाइड द स्क्वायर रूट शुड बी पॉजिटिव. अगर एफ ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तभी रूट एफ एक्स डिफाइंड होगा. और मैं बात करूं रूट ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, जीरो क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक क्वेश्चन करते हैं. फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन. फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन रूट पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये कोई फंक्शन है, आपको इसका डोमेन निकालना है. तो डोमेन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, दैट इज द डोमेन. सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, वो डोमेन होगा. तो यहां पर आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना है. अब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री टाइप का फंक्शन है, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है जो साइन थीटा कॉस थीटा या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए अगर हमने उनकी डेफिनेशन के बारे में बात की है ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो यहां पर एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो यहां पर साइन के लिए हम बात नहीं करके बात करेंगे स्क्वायर रूट के लिए. तो स्क्वायर रूट अगर डिफाइन कर दिया तो जिस वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट डिफाइंड है वही वैल्यू आपका डोमेन होगी. तो स्क्वायर रूट के लिए अगर हमने अभी बात की है स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? जब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो यहां पर अगर अपन बात करें तो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं आप. x माइनस पाई बाय 4 x प्लस पाई बाय 4 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. लेस देन है और इक्वलिटी भी होल्ड करेगी. दैट मीन्स बाउंड्री वैल्यूज भी हम इंक्लूड करेंगे और माइनस साइन वाला रीजन लेंगे. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 क्लोज. इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, लिखिए. चलिए कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं. फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2. हमें इसका डोमेन निकालना है. ठीक है ना. तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले तो आप इस फंक्शन में देखो, एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है और सेकंड वन अगर अपन बात करें तो इट इज अ रैशनल फंक्शन. तो यहां पर दो टाइप के फंक्शन है तो हमें दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा. स्क्वायर रूट वाला फंक्शन कैसे डिफाइन होगा बताओ? स्क्वायर रूट वाले के लिए क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए. यही स्क्वायर रूट की कंडीशन है.
और रैशनल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो उस केस में डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, दैट मीन्स x माइनस टू जीरो नहीं हो सकता। x माइनस टू जीरो नहीं होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होगी। यहां से तो हमें ये मिल गया। यहां से बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा। x माइनस 3 x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है ना। इक्वल टू है तो बाउंड्री वैल्यूज भी लेंगे और लेस देन है तो नेगेटिव वाला साइन लेंगे। तो -3 से 3 इसका रिजल्ट आ रहा है। -3 से 3 में क्या 2 आ रहा है क्या? डेफिनेटली -3 से 3 में 2 आ रहा है। और हमें क्या पता है कि x की वैल्यू 2 नहीं होगी। तो यहां से मैं क्या करूं, तो जब इसका डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या होगा, -3 से लेके 3। -3 से 3 में 2 आ रहा है तो 2 को हटा देते हैं, एक्सेप्ट 2। इट इज द रिक्वायर्ड डोमेन। ठीक है, लिखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन कॉस एक्स। सेकेंड वन, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स। अब यहां पर देखो, आप कभी भी अगर ट्रिगो ऑफ ट्रिगो आता है, ट्रिगो ऑफ ट्रिगो का जो डोमेन होता है ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स होता है, ठीक है। लेकिन यहां ट्रिगो ऑफ ट्रिगो एक सिंपल फॉर्म में नहीं है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें स्क्वायर रूट भी डिफाइन करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव हो। दैट मीन्स यहां से हम क्या कंडीशन लगाएंगे, साइन ऑफ कॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां पर देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइन के अंदर कोई नेगेटिव एंगल है तो साइन की पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और अगर साइन के अंदर कोई पॉजिटिव एंगल है तो साइन पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा है, साइन अगर प्लस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा या साइन ऑफ प्लस थीटा पे डिपेंड करेगा कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो थीटा की जगह क्या है यहाँ, कॉस एक्स। तो अब अगर अपन बात करें तो साइन ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव होने के लिए कॉस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और कॉस एक्स कहां पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स कहां पॉजिटिव होता है बताओ। कॉस एक्स एक तो फर्स्ट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में अगर मैं एंगल की बात करूं तो एक्स की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 लाई करेगी। -π/2 से π/2, ये बात आ रही नहीं आ रही समझ में भाई। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर हम बात करें तो -π/2 से π/2 में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होता है, और इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। तो ये तो x की -π/2 से π/2 एक प्रिंसिपल वैल्यू आई है। जनरल वैल्यू की बात करें तो जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2n पाई -π/2 से 2n पाई प्लस π/2। इट इज द रिक्वायर्ड डोमेन। देखिए चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन क्या बोल रहा है, रूट ऑफ x² - 1 प्लस 1/√4 - x²। ये रूट fx वाला है और ये 1/√fx वाला है। 1/√fx के लिए fx पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता। और रूट fx के लिए fx पॉजिटिव भी होगा और साथ में जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन लगेगी, और इसके लिए ओनली ग्रेटर देन की कंडीशन लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन, रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन इस फंक्शन के लिए बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहां पर अपन इस फंक्शन की बात करें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। ठीक है, यहां पर आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, माइनस 2 से लेके 2। ठीक है, अब फंक्शन जो है वो इन दोनों का सम है, दैट मीन्स ये भी डिफाइन हो और ये भी डिफाइन हो, तो हमें एक्स की कॉमन वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये दोनों फंक्शन एक साथ डिफाइन हो। तो क्या करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो एक कॉमन नंबर लाइन बनाते हैं, -2 -1 1 एंड 2। ये क्या बोल रहा है, -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा, और ये क्या बोल रहा है, -2 से लेके 2। तो कॉमन वैल्यूज क्या है, ये दोनों कॉमन वैल्यूज है। सो रिक्वायर्ड डोमेन क्या होगा बताओ, -2 to -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 to 2, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लिखिए, चलिए नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वन, तो फोर्थ वन क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये रैशनल फंक्शन भी है और न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन लगेगी। स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ठीक है भाई, तो फोर्थ वन बात करें अपन, तो फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूं तो 6 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहां पर अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसा होगा। तो यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है इसका डी अगर मैं देखूंगा तो डी क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, इसका मतलब ये तो कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो कभी भी 0 नहीं होगा। x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन 0 होगा ही नहीं। ठीक है, यहां पर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस को इधर भेज देंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0, एक्स प्लस 6 x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, -6 1 प्लस माइनस प्लस, ये क्या बोलेगा, -6 से 1, -6 to 1, और ये r और -6 to 1 में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, -6 to 1। सो रिक्वायर्ड डोमेन इज -6 to 1, इट इज आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डोमेन का, और अभी तक हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं स्क्वायर रूट वाले या रैशनल फंक्शंस, तो उनका डोमेन हम इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आगे हम और भी कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डोमेन की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।